Hello everyone, this is Mohit Kumar. Today we are going to start the next topic for class 12th chemistry, chapter number 4. तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल फ्यूचर कैम्प। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में बात होगी जो रेट ऑफ रिएक्शंस के फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है उस पर कैसे डिपेंड करता है कोई भी जो रेट होगा रिएक्शन का। दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा हमारा होगा टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एंड नंबर 4 ये होगा हमारा मेन फैक्टर जिसका नाम होगा दैट इज मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ओके, सो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन रिएक्शन। तो टॉपिक में हमारा जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज रेट ऑन कंसंट्रेशन। अब जब भी कंसंट्रेशन की बात आएगी तो यहाँ कंसंट्रेशन के लिए आपको दो चीजें दिमाग में आएंगी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि भाई मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट से किसी प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक केस ऐसा था जिसके अंदर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी, यानी कि आर की जो कंसंट्रेशन थी R1 के केस में, यहाँ हम मान लेते कि हमारे पास में 10 यूनिट थी, यानी कि 10 कैपिटल एम थी। ठीक है, इसको कैपिटल एम या फिर आप 10 मोल पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा हमारा प्रोसेस है कि मान लेते हैं हम दूसरी तरफ हमारी R2 की जो कंसंट्रेशन थी वो 10 की जगह 20 कैपिटल एम थी या फिर 20 मोल पर लीटर थी। सिमिलरली तीसरे केस में हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो R3 है हमारा वो 30 कैपिटल एम है या फिर 30 मोल पर लीटर होगा। अब आप खुद सोचिए कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ती जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि पहले केस में कम है, दूसरे केस में ज्यादा है, तीसरे केस में और भी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां से फर्क कुछ ऐसा पड़ता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी देर तक के लिए क्या चलेगा, आपका रेट चलेगा। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हम यही बात प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो भी प्रोडक्ट के लिए भी सेम केस होगा, दैट इज की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो पहली हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमें समझाने की कोशिश ये कर रही है कि रेट ऑन कंसंट्रेशन, अगर किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उतनी ही देर के लिए आपका क्या होगा, रेट चलेगा। ठीक है, ये पहला हमारा पॉइंट है। अब पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला फैक्टर था डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, ये वाला पॉइंट, इसके अंदर सिर्फ इतनी बात कही गई है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें कि भाई इसके रिगार्डिंग और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो रिगार्डिंग इसके अगर बात कहेंगे ये हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर हम इसे को कन्वर्ट कर दें, मैथमेटिकल तो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, कुछ इस तरह। अब दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो पहला फैक्टर आपका क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑन कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके एक्ट करेगा। दूसरा हमारा फैक्टर है, दूसरे फैक्टर का नाम क्या है, दैट इज कि रेट ऑफ रिएक्शन के बाद में है रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट के केस में अगर हम बात करेंगे तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, अभी हमने पहले वाले केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। सेम पहली बात को ही दूसरे वाले रूल में हमें क्या करना है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्रॉपरली डिफाइन कर देना है। यानी कि अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है
तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी। ठीक है, दिस इज रेट एक्सप्रेशन, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रेट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये रिएक्शन एक तरह की तो होगी नहीं हर बार, ये रिएक्शन की फॉर्म भी चेंज होगी। तो किस किस तरह से फॉर्म होंगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, जैसे कि कंसीडर कर रहे हैं हम कि कोई रिएक्शन है हमारे पास ए प्लस बी, इट गिव राइज टू सी कैपिटल सी एंड प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। कोई ये रिएक्शन है जिसमें ए बी सी डी आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इस तरह से कोई एग्जांपल हमने कॉमन एग्जांपल कंसीडर किया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेट लो एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब जितना भी रिएक्टेंट है आपका पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट में आना चाहिए, और जो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ठीक है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनकी पावर नहीं होते, हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भी कंप्लीटली होते ही नहीं है। ठीक है, इनकी कुछ पावर होती है जो हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, दैट इज एक्स, ए की पावर एक्स हो जाएगी और बी की पावर वाई। इसमें एक नोट करने की बात है, नोट क्या है, एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। जो एक्स एंड वाई हैं दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट वैल्यूज होंगी तो ये एक्सपेरिमेंट से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके हम एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, दूसरा नोट क्या होगा, ए एंड बी, ए एंड बी जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे आपके, ये इसके बराबर एक्स और वाई के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ए एंड बी में और में नोट बी इक्वल टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ए और बी जो है ये हमारे थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, मतलब हम ये इक्वेशन को देखकर सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, हमने उसका कोई भी केमिकली ऑब्जर्वेशन नहीं किया, तो एक थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, और थ्योरेटिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनको इसीलिए कह रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल वैल्यूज एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम अपना जो रेट को ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा रेट। अब इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई। ये हो जाएगा हमारा मेन यहां से रूल। इसी को हम कह रहे हैं दैट इज रेट लो एक्सप्रेशन। अब रेट लो एक्सप्रेशन ये हो गया, यही हमारा दूसरा मतलब फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अगर इसी को मैं डिफाइन करने के लिए कहूँ तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो रेट लो एक्सप्रेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज रेट लो इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन, ये वो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर रिएक्शन रेट इज गिवन, इन विच रिएक्शन रेट is given in terms of मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट में आपने ए और बी को लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज्ड, और हर एक टर्म पे क्या है, कुछ पावर रेज्ड हो रही है। ठीक है, रेज्ड टू सम पावर, रेज्ड टू सम पावर। ठीक है, और ये पावर के बीच में मैंने आपको बताया है कि विच में और में नोट बी, और में नोट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इक्वल टू द स्टोइसियोमेट्रिक या स्टोइकोमेट्रिक, जो भी आप उसे प्रोनाउंस करना चाहें, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इसको सही लिख देते हैं, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है,
ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, ऑफ द रिएक्शन ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका प्रॉपर डेफिनेशन रेट लो एक्सप्रेशन का। क्लियर? तो क्या पढ़ा हमने रेट लो एक्सप्रेशन में, एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहला फैक्टर तो हमारा था रेट ऑन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जितना भी कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना देर तक आपका रिएक्शन चलेगा, और जितनी देर तक वो रिएक्शन चलता रहेगा उतना ही आपका रेट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो अगर हम फैक्टर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की बात करें तो कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, और दूसरा है हमारा जो फैक्टर है जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। अब रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट एक्सप्रेशन जो पहले वाली हमारी बात है, ये जो पहले वाली बात है, इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना देना है, दैट इज रेट लो एक्सप्रेशन। अब रेट लो एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन किसी भी फॉर्म में, एक्स वाई जेड किसी भी फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कि फॉर्म हमने यहाँ पे बना दिया कि भाई ये फॉर्म है आपके पास है, जैसे कि ए, बी बी और सी और डी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड इसकी तरह की कोई भी रिएक्शन। तो जो रेट होगा रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, सारे रखेंगे आप ए बी सी डी, चाहे अगर रिएक्टेंट की तरफ सारे होते तो सारे रखते हैं, विद रेज्ड सम पावर, वो कुछ पावर के साथ रेज्ड होंगी एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स और वाई जो है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ये एक्सपेरिमेंट से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए ये डाटा आपके थ्योरेटिकल जो आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को यूज किया हुआ है, जैसे कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, इनके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा रेट लो एक्सप्रेशन। तो दोनों फैक्टर मेरी मेरी तरफ से शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं जो सेकंड फैक्टर है इसका, और हमें डिटेल में जानने की जरूरत है, क्योंकि इसके बेस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से आपका यूज होगा, और यहीं से बेसिक भी तैयार होगा इस पूरे के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए। अब देखिए, अभी जैसे हमने रेट की बात की कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेज टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेज टू द पावर वाई। ये अभी हमने रेट लो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट किया। तो ये जो के है, के क्या है हमारा, इसी के को हम कहते हैं दैट इज रेट कांस्टेंट। ये हुआ हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, दैट इज रेट कांस्टेंट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक रेशियो हो जाएगा, rate of reaction to the concentration of A raised to the power x and B raised to the power y। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एक तरीके से फॉर्मूला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रेट कांस्टेंट को डिफाइन करिए, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज डिफाइन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेस्ड सम पावर, विद रेस्ड सम पावर। ठीक है, विद रेस्ड सम पावर, ये हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन। क्लियर? अब तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो रेट कांस्टेंट भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपका। थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, थर्ड फैक्टर का नाम है दैट इज, थर्ड फैक्टर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा थर्ड फैक्टर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही रिएक्शन को इस तरह से मान लेता हूं कि उसका जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो है रेट इज इक्वल टू के आर रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, आर की कुछ पावर रेज्ड है, इस फॉर्म में मैंने रिएक्शन को कंसीडर कर लिया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि ये जो पावर्स हैं पूरे के पूरे रेट लो एक्सप्रेशन में, इन पावर के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें, सो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ रेज्ड पावर, सम ऑफ रेज्ड पावर इन रेट लो एक्सप्रेशन। तो जो आपने रेट लो एक्सप्रेशन अभी पढ़ा है उसी के अंदर जितनी भी पावर्स रेज्ड हैं, जैसे कि पहले वाले पॉइंट के अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट में, तो के केस में यहाँ पे अगर हम रेट लो एक्सप्रेशन की बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से हमने x और y की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बेस पे जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि आपने कोई एक रिएक्शन ए से बी की तरफ हो रही थी, और वो रिएक्शन जब ए से बी की तरफ हो रही थी तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जो रेट है आपका वो के
कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट रेज टू द पावर 2 की फॉर्म में चल रहा है रेट। मतलब कि वो हर सेकंड या हर टाइम के बाद में रेज टू द पावर 2 के हिसाब से चल रहा है रेट आपका, बढ़ रहा है। मतलब रेट जो है उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, रेज टू द पावर 2। कभी कभी -1/2 भी हो सकता है, कभी कभी 1 भी हो सकता है, कभी कभी 0 भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से हो जाएगी। अगर यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे क्या कह देंगे, दैट इज की रिएक्शन जो है ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर मान लीजिए कि रेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0, तो इस केस में हम इसको कहेंगे दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जो है एक तरीके से चेंज नहीं हो रही है, यूनिट ही उसका मतलब जीरो ही, रेज टू द पावर 0 है तो उसका मतलब ओवरऑल 1 चेंज है, मतलब उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। ऐसे ही रेट है, रेट की वैल्यू को आपने क्या किया, के कंसंट्रेशन ऑफ ए है और उसकी रेज टू द पावर 1 कर दिया, तो ऐसे स्टेट में आप उसको क्या कहेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। ऐसे ही कोई और भी रेट है, मतलब जितने भी रेट होते जाएंगे, जैसे अब मैं इसको देख रहा हूँ दैट इज ए रेज टू द पावर 3 है, तो आप इसमें कहेंगे कि ये भाई पावर को देखिए और उसमें डायरेक्टली आप मुझे समझा देंगे कि भाई रेट जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का है। मतलब जो रिएक्शन चल रही है ना वो क्यूबिक की फॉर्म में चल रही है, हर टाइम के बाद में जो रेट है आपका वो क्यूब में बढ़ता है। मतलब मान लीजिए अगर आपका रेट शुरुआत में 1 था तो 1 रेज टू द पावर 3 मतलब 1 में ही रहेगा। अगर किसी के पावर 2 था तो 2 की पावर 3 है, तो पहले टाइम पे तो वो रेट आया 2, लेकिन दूसरे वाले टाइम के रिस्पेक्ट में जब रेट निकाला तो वो हो गया 8 टाइम। ऐसे ही तीसरे में फिर 8 का करेंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऑर्डर का हमें पता चल जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर रेज्ड इन रेट लो एक्सप्रेशन, इसको कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। ये हुआ हमारा थर्ड फैक्टर। तो जितना ज्यादा वो पावर बढ़ता रहेगा मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, ऑब्वियस है कि आपका रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी बढ़ता रहेगा। सो ओवरऑल अगर हम कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा इस वाले केस के लिए। ठीक है। तो ये हुए हमारा थर्ड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर के बाद में हमारा फोर्थ फैक्टर आएगा, दैट इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो फोर्थ फैक्टर की तरफ चलते हैं। फोर्थ फैक्टर इज दैट इज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? मोलिकुलरिटी का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब कि कितने मेंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके रिएक्टेंट की तरफ, उसी को हम कहते हैं दैट इज मोलिकुलरिटी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में। और रिएक्टेंट में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्पीसीज के अंदर हम स्पीसीज की किस किस की बात कर रहे हैं, कोई एटम्स हो सकते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई आयंस हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, वो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी। तो नंबर ऑफ स्पीसीज पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई ए स्पीसीज है, वो मैंने उसको हीट किया तो वो बी और सी में टूट गई। तो मेरा जो रिएक्टेंट है ये ए है। ठीक है। तो रिएक्टेंट अगर मेरे पास एक है तो इसको मैं कहूंगा दैट इज इसकी मोलिकुलरिटी हुई यूनिमोलिकुलरिटी। सिंपल। अगर मेरे पास 2A है और 2A के हिसाब से मैंने इसको हीट किया और ये फिर बी और सी में टूट गया, तो इस बार ए ही है बट दो है रिएक्टेंट। तो इस बार रिएक्टेंट की जो संख्या है वो दो हो गई। इसके केस में मैं कहूंगा दैट इज इसकी मोलिकुलरिटी हुई बाई मोलिकुलरिटी। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3A होता तो उसके केस में क्या हो जाता, दैट इज बी प्लस सी। और यहाँ पे आपका इसका 3A के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि रिएक्टेंट स्पीसीज जो है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है, ये आपके पास कितनी है, दैट इज
3। तो यहाँ हो जाएगी आपके पास में ट्राई मोलिकुलैरिटी। तो जितनी ज्यादा मोलिकुलैरिटी होगी रिएक्शन में उतनी जल्दी से क्या होगा, मतलब वो रेट जो है आपका अफेक्ट होने लगेगा। लेकिन इसमें एक बहुत नोट करने की और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे हमारी मोलिकुलैरिटी बढ़ेगी ऐसे ऐसे हमारी रिएक्शन में टाइम लगेगा, कि वो रिएक्शन कंप्लीट होने में समय लेगी। इसके पीछे का फैक्ट समझिए। फैक्ट क्या है इसके पीछे का, कि आमतौर पे रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इस केस के लिए। सबसे पहला टाइप होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या है, ये वो रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीट हो जाती हैं केवल सिंगल स्टेप में, कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। आपने एक बार रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सारा अरेंजमेंट कर लिया और वो रिएक्शन एक ही बार में पूरी हो गई, मतलब बार बार आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है, चैम्बर में बार बार ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक बार में ही स्टेप में पूरा हो जाएंगी, जिसको कहते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है, दूसरी रिएक्शन है जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब है कि ये एक स्टेप में पूरी नहीं होती, ये एक स्टेप से ज्यादा स्टेप लेंगी पूरा करने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि टेक्स मोर देन वन स्टेप्स टू कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को पूरा करने के लिए। अब अगर कोई रिएक्शन एक बार में पूरी नहीं हो रही और आप जो है उसमें बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं काम को करने के लिए, रिएक्शन को पूरा करने के लिए, तो ऐसी स्टेट में हम उस रिएक्शन को कहते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हमारे सिलेबस में क्या है कि हम फोकस किस तरफ करना चाहते हैं, हम फोकस करना चाहते हैं ओनली ऑन एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब हमारे लिए जो 3 स्टार है ना वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। तो जैसे जैसे आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात की जाए तो बिल्कुल भी हमें उसको सपोर्ट नहीं करना है। और एलिमेंट्री कब होगी, अब इसका भी केस समझिए। इसका मतलब एलिमेंट्री तो समझ आ गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन होगी जो रिएक्शन हमें सिंगल स्टेप में पूरी करनी है। अब ये तीनों की तीनों, जैसे मैंने मोलिकुलैरिटी की बात की, यूनिमोलिकुलैरिटी, बाईमोलिकुलैरिटी, ट्राईमोलिकुलैरिटी, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगे, मतलब मोलिकुलैरिटी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उस स्टेट में आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो नहीं रही है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी, मान लीजिए कि एक ऐसी चैम्बर मैंने यहाँ पे बनाया और इस चैम्बर के अंदर मैंने ऐसे 3 एटम रखे हैं, और एक चैम्बर मैंने ऐसे बनाया है कि जिसके अंदर आपने 4 एटम्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। अब क्या है कि इस वाले केस में, ए केस के अंदर अगर आप देखेंगे और बी केस के अंदर देखें, ए केस के अंदर क्या होगा कि एक एटम डायरेक्टली कांटेक्ट में है दो एटम के, मतलब कि यहाँ पे इनका जो कोलिजन होने का चांस है, ठीक है, कोलिजन चांसेस क्या है, दीज आर वेरी हाई, ये बहुत हाई है। मतलब एक बार में सारे के सारे कोलाइड हो जाएंगे, कोलिजन कर लेंगे, टकरा जाएंगे आपस में और एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन इस टाइम पे देखें तो ये वाला मॉलिक्यूल इससे डायरेक्टली कांटेक्ट में और इससे, बट ये जो चौथा वाला है ये इससे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन 2 स्टेप तो कम से कम लेगी पूरा करने के लिए, 2 स्टेप में पूरी होगी। और 2 स्टेप में अगर ये पूरी होगी तो आप कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन तो है ही नहीं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कब कब होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन केवल और केवल 3 केसेस में होगी, या तो वहां पे यूनिमोलिकुलरिटी मतलब एक मॉलिक्यूल हो, या फिर वहां पे 2 हो, या फिर मॉलिक्यूल वहां पे कितने हो, 3 हो। तो इस तरीके से 3 मोलिकुलैरिटी तक का अगर कोई केस चलेगा तो वहां हम कह देंगे कि हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री है। लेकिन जैसे ही मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा जाएगी तो डेफिनेटली वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगी। और ऐसे केस में हम कहेंगे कि हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो गई, दैट मीन्स कि हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, अब अफेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी चीजें मतलब मोलिकुलैरिटी के बारे में स्पेशली ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है मतलब कंसंट्रेशन होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा कि उसी का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल। ठीक है, पहले वाले डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन में हमने पढ़ा
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करेगा इसके लिए, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट में इसी का एक्सप्रेशन कैसे बनाया कि रेट जो होगा आपका वो कांस्टेंट, और किसी भी रिएक्शन का जो भी रिएक्टेंट है उसकी रेज टू द पावर एक्स, ठीक है, अगर दो है तो रेज टू द पावर वाई, इसकी फॉर्म में होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो रेट लो एक्सप्रेशन आपने अभी बनाया है उसकी पावर्स का सम कर दो, दैट इज सम ऑफ पावर। तो जो भी रेज पावर है उसका सम करोगे, यानी कि एक्स प्लस वाई जो होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, बहुत जैसे भी चेंजेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और मोलिकुलरिटी में हमने पढ़ा है नोट करके, दैट मोलिकुलरिटी मस्ट नोट बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्राई मोलिकुलरिटी तक चलेगा, लेकिन अगर मोलिकुलरिटी से ऊपर 3 मोलिकुलरिटी से ज्यादा हो गया तो कोलिजन जो है डायरेक्टली कोलिजन होने के चांसेस घटेंगे, और कोलिजन चांसेस घटेंगे तो रिएक्शन एलिमेंट्री की बजाय कौन सी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। और हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करना है, हमें करना है एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि एक तो एक खर्चा कम लगेगा, मतलब एक बार में जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी रिएक्शन के लेकर, तो सारा का सारा एलिमेंट्री रिएक्शन में एक बार में पूरा हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स होगी तो आपको बार बार खर्चे करने होंगे एक रिएक्शन को सेटअप करने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट उसका सेट करने के लिए, इस तरह से। तो ये हो गए हमारे 4 फैक्टर बेसिक तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।